Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और आज हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन की कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स जो उसके हैं मोस्ट ईजीएस्ट, मोस्ट सिंपल, मोस्ट सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में। बट ब्लड में जाने के बाद एनर्जी कैसे मिली, उन न्यूट्रिएंट्स का, उन एब्जॉर्ब्ड फूड का क्या हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। हमने ये पढ़ा था कि उसमें ग्लूकोज फाइनली है जो वो बॉडी में गया था, ब्लड में गया था। तो ग्लूकोज इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई और उनने क्या रिलीज की, एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो एनर्जी ट्रैवल करती है इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। व्हाट वी कॉल इट, एनर्जी करेंसी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिशन का की वजह से, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रेस्पायरेशन। ठीक है, वो उस फूड को कैसे यूज करेंगे, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ताकि एटीपी मिले, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन होता क्या है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस की साइड क्या थी, क्लोरोप्लास्ट। लाइकवाइज आपके रेस्पायरेशन की साइड क्या है, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज द साइट वेयर एक्चुअली द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड इट रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपका रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन। नाउ एक्चुअली हाउ इट हैपेंस, मतलब रेस्पायरेशन के स्टेप्स क्या हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर द बेसिकली 3 स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, योर ग्लूकोज विल गेट ब्रेक डाउन इनटू अ कंपाउंड कॉल्ड पायरूवेट। तो अगर आप ग्लूकोज की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6C6H12O6, मतलब 6 कार्बन, राइट। लेकिन जो पायरूवेट है वो कैसे कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन। और ये कैसे कार्बन वाला कंपाउंड है, आपका जो ग्लूकोज है इट इज 6 कार्बन। तो अल्टीमेटली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल बनाएगा पायरूवेट के, 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका 2 पायरूवेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये चीज कहां हो रही है, अभी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, अभी तक ये माइटोकॉन्ड्रिया में मूव नहीं करा है। ठीक है, तो इट्स ऑल हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही ये पायरुविक एसिड या पायरूवेट हम जिसको कहते हैं, पायरूवेट और पायरुविक एसिड में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम चीज है। ठीक है, पायरूवेट उसकी आयनिक फॉर्म में बोलते हैं, अदरवाइज इट इज पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज जो है क्या करता है, फर्दर ब्रेकडाउन जो होना है पायरुविक एसिड का वो कहां होगा, अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या हुआ, जो ग्लूकोज था वो आपके साइटोप्लाज्म में था, ब्लड में गया, वहां से सेल के साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म में जाके वो पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो जाता है। नाउ दैट पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होगा, उनकी प्रॉपर रेस्पायरेशन होगी। ठीक है, अब रेस्पायरेशन में होता क्या है, ठीक है, रेस्पायरेशन में क्या होगा, आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, CO2 बाहर छोड़ते हो, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। गैसियस एक्सचेंज हुआ जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं। वी कॉल इट व्हाट, ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना, राइट। यू आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज ब्रीदिंग। और क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, मतलब ये ऑक्सीजन जो आपने ली ये कहाँ गई, आपके सेल्स के अंदर गई और फूड को उसने तोड़ दिया और क्या रिलीज किया, एटीपी रिलीज किया। तो ये 2 स्टेप्स जो हैं बेसिकली रेस्पायरेशन में होते हैं, ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन। क्लियर।
अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में आगे हुआ क्या। ओके, सबसे पहले दो तरह की जो है आपकी क्या होती है, रेस्पायरेशन होती है। ये हमने सुना हुआ ना, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है? व्हेन इट इज हैपनिंग इन द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस it is aerobic respiration. But when there is lack or deficient of what oxygen, तो उसको हम क्या बोलेंगे, anaerobic respiration बोलेंगे। सबसे पहले अगर aerobic respiration की बात करूं, when it is happening in the presence of oxygen, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो आपका पायरुविक एसिड बना था या जो पायरुवेट बना था वो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है, प्लस वाटर बनाता है प्लस एटीपी, ठीक है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। बट जब ऑक्सीजन आपको प्रॉपरली नहीं मिल रही या टोटली कट ऑफ है ऑक्सीजन से, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड या तो इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल बना देगा, या फिर क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। मेनली इसमें क्या बनता है, यूजुअली जनरली इसमें क्या बनता है, इथेनॉल। बट इफ दिस anaerobic respiration is happening in the muscle cells in the body of human, then it forms what, lactic acid. तो प्लीज इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका जो डिफरेंस है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You have to memorize what's the basic difference in aerobic respiration. It will always form what? It will always form CO2 plus water plus energy. But in case of anaerobic respiration, it will form lactic acid or alcohol. Okay? As I just told you कि मसल सेल्स में क्या बनेगा आपका, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज में, ठीक है. और अगर इसकी रिएक्शन की बात करें, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट बनाया जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और एनर्जी रिलीज हुई. उसके बाद क्या हुआ, पायरुवेट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड द कम मिल रही है ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक है. लेकिन अगर यही पायरुवेट जो है मसल्स में है और वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, कम है, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है. और अगर पायरुवेट है सिंपल और माइटोकॉन्ड्रिया में है और प्रेजेंस है ऑक्सीजन की प्रॉपरली, तो यही जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे पायरुवेट के, राइट, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला पायरुवेट किसमें टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. तो आपको ये कैसे याद रखना है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि पहला तो आया एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप आ गया ये, और सेकंड स्टेप आ गया ये दो कंडीशंस हैं आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की. ओके, एंड हियर्स द इक्वेशन जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये सेम चीज यहां पर वापस से इक्वेशनल फॉर्म में दिखाई हुई है, ठीक है. Yes, this is aerobic and rest two are anaerobic. Clear? So this is the basic difference जो आपको याद रखना है, ठीक है. इसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है बात करेंगे, आप ये देख सकते हो इसमें एक और टेबल है, टेबुलर फॉर्म में ये दिखाया, बट इट्स द सेम थिंग. एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. As we just discussed, the aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It occurs in mitochondria and products CO2 और water होंगे. ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो ये एब्सेंस की ऑफ ऑक्सीजन में होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये साइटोप्लाज्म में होता है. इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड. इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है, लो एटीपी, हाई एटीपी. देखो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, उसका सोल पर्पस है एटीपीज को जनरेट करना, राइट. तो इसमें एरोबिक में एटीपीज हमेशा ज्यादा बनते हैं, एनारोबिक में एटीपीज हमेशा कम बनती है. सो ये आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो याद रखना है. अभी जब मैंने आपको बोला कि लैक्टिक एसिड बनता है, राइट, अगर बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करो, बहुत रनिंग करो, तो पेन स्टार्ट हो जाता है लेग्स में, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं.
तो व्हेन समबडी रन्स टू फास्ट व्हाट हैपेंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहां पे क्या रिलीज होता है, वहां पे रिलीज होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से ही हमें जो पेन है, जो हमें क्रैम्प्स हैं वो फील होते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद जब हम बहुत तेज, तभी तेज तेज सांस हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, बट आफ्टर सम टाइम ये क्रैम्प्स, ये पेन हमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। जो ये क्रैम्प्स वाला क्वेश्चन आता है, तो पेन जब मसल सेल्स में होती है तो क्या बनता है, वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है और वहां पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा माउथ, ईसोफेगस, योर स्टमक एंड सो ऑन, वैसे ही सबसे पहले आते हैं आपके नॉस्ट्रिल्स। व्हाट आर नॉस्ट्रिल्स? दो ओपनिंग्स जो आपको नाक के नीचे दिखती हैं, ये आपकी नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, जहां से क्या होता है, हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। और इनकी अगर अंदर से जो लाइनिंग देखें, अगर नॉस्ट्रिल्स के इंटरनल पार्ट को हम यहाँ पे देखें, इसकी इनर वॉल्स को अगर हम देखें, तो यहां पर क्या है, हेयर्स होते हैं, राइट। इन हेयर्स का काम क्या है, डस्ट को ट्रैप करना विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। यहाँ पे इनर लाइनिंग में क्या होता है, म्यूकस प्लस हेयर्स। ये क्या करते हैं, अगर हम ठंडी हवा अंदर ले रहे हैं उसको हीटअप करते हैं, और म्यूकस और हेयर मिलके क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं ताकि हवा फिल्टर होके अंदर जाए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ नॉस्ट्रिल्स। एंड नेक्स्ट इज योर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, आपके अगर माउथ में जहां जाके ओपनिंग नॉस्ट्रिल्स की खुलती हैं, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो नेसल पैसेज के बाद कंटिन्यू होता है, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये होगा। उसके बाद आता है लैरिंग्स, योर ग्लॉटिस, हेयर, जहां पे आपको वॉइस बॉक्स दिखता ना बाहर, आपको लड़कों में एडम्स एप्पल काफी प्रोमिनेंट होता है, तो दैट इज योर वॉइस बॉक्स, उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। यहां से अलग हो जाता है आपका, एक्चुअली फेरिंग्स से आपका फूड पाइप और आपका विंड पाइप। तो लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया, जिसमें क्या होता है, अगर हम ट्रैकिया की बात करें, ऐसे एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर है, इसके बाहर आपका कार्टिलेज रिंग्स में अरेंज होता है, ठीक है, ये आपके स्केलेटन सिस्टम में आता है। जैसे ये आपका ट्रैकिया है, इसके बाहर बहुत सारी रिंग्स होती हैं ताकि ये हवा से कोलैप्स ना हो। टू प्रोवाइड इट स्ट्रेंथ, इट इज बीइंग कवर्ड विद द रिंग्स ऑफ योर कार्टिलेज, ठीक है। और अगर ये इसलिए होता है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, जिस टाइम आप सांस रोको या बीच में कुछ गैप आता है, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं कंटिन्यू, मतलब बीच में 1 मिली सेकेंड्स का भी अगर ब्रेक आ रहा है, तो उसकी वजह से कोलैप्स ना हो जाए ट्रैकिया, इसलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ट्रैकिया का आगे जाके ब्रांचिंग हो जाएगा, तो ये ब्रोंकाई बन जाएगा, ये 2 ब्रोंकाई निकलते हैं। और ब्रोंकाई का अगर आगे फर्दर ब्रांचिंग जब होगा, जो आपके लंग्स में एक्चुअली जाके फैलता है, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई के बाद क्या आएगा, ब्रोंकियोल्स। ब्रांचेस और सब ब्रांचेस जब ब्रोंकस की आगे बन जाती हैं। और अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करें, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एल्वियोलाई। इट इज द एक्चुअली द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, राइट इट डाउन, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे एक्चुअल में रेस्पिरेशन होती है, दैट इज योर एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई आर व्हाट, दे आर छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, और यहाँ पे आके आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दीज आर व्हाट, दीज आर एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स, राइट। और बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज खुलती है, मैंने आपको कहा था ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं, राइट। एंड इट इज द प्लेस जहाँ ऑक्सीजन मिक्स होती है आपके ब्लड के साथ, और CO2 निकलता है बाहर ब्लड से। सो द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द एल्वियोलाई, राइट। और ये किसकी वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से। मतलब इसको ऐसे समझो, आपके अंदर ऑक्सीजन कम है लेकिन एटमॉस्फेयर में है,
तो अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर, एंड थिंग्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपकी वो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। लाइकवाइज जब अंदर CO2 एक्यूमुलेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, तो पार्शियल प्रेशर की वजह से अंदर का CO2 बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द प्रेशर डिफरेंशियल। दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी। ठीक है, यहाँ से लैरिंग्स आ जाएगा, ये आ जाएगा फेरिंग्स, इसके आगे ट्रैकिया, ये जो मेन था। और देखो इस पे कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको दिख रही हैं, इन्हीं की बात मैं कर रही थी। उसके बाद ये आगे दो में डिवाइड जो हुआ है फर्दर, इट इज ब्रोंकस, दिस वन। आगे इसकी फर्दर ब्रांचिंग हुई, दीज आर ब्रोंकियोल्स। और इस लेवल पे आके क्या होती हैं, एल्वियोलाई। और ये नीचे जो चीज है, इसके नीचे डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज डायफ्राम। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो मैकेनिज्म अब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बाद रेस्पिरेशन का, कि एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कैसे होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर रोल दो चीजों का है, इंटरकोस्टल इनका और आपकी डायफ्राम का। ठीक है, सी दिस इज द passage that they follow: nostrils, then nasal passage, nasal cavity, pharynx, larynx, that is your voice box, then trachea, cartilaginous rings वाला, then bronchi जो दो होते हैं, then lungs के अंदर घुस गए ये bronchi, then उनके आगे further branching bronchioles और alveoli, alveoli में blood capillaries and exchange of gases. Got it? प्लीज इस डायग्राम को भी याद रखिए, इस मैप को याद रखिए, माइंड मैप को, आपको ये इजिली समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट ब्रीदिंग मैकेनिज्म, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग मैकेनिज्म डायफ्राम कंट्रोल करता है और इंटरकोस्टैलिस मसल्स, मैंने आपको कहा था ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टैलिस मसल्स। ठीक है, डायफ्राम क्या है, एक मेम्ब्रेन है नीचे बस। ठीक है, जो क्या करता है, आपके थोरैसिक चैम्बर को एब्डोमेन से डिवाइड करता है। दिस इज थोरैसिक, दिस इज एब्डोमेन। थोरैसिक में आ जाएंगे आपके लंग्स, नीचे आपका आ जाएगा स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गॉल ब्लैडर, लीवर एक्स्ट्रा, पैनक्रियास एंड ऑल। ओके, तो ये थोरैसिक और एब्डोमेन को कौन अलग करता है, एक लेयर अलग करती है झिल्ली सी, विच वी कॉल्ड एज डायफ्राम। दिस इज डायफ्राम। ओके, तो व्हाट हैपेंड, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन, लंग्स एक्सपैंड। ऑब्वियसली कोई चीज है जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, उसने ऐसे करके किसी चीज को पकड़ा हुआ है, जगह कम में जब ये नीचे चला गया तो यहाँ का जो कैविटी था वो इंक्रीज हो गया, राइट। सो लंग्स एक्सपैंड, so lungs expand when diaphragm moves down। तो इसकी वजह से अंदर क्या एयर क्या होती है, अंदर फिलअप हो जाती है, जगह ज्यादा बन गई, पार्शियल प्रेशर की ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। और जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो हवा को बाहर फेंक देगा, क्योंकि लंग्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दिस इज व्हेन डायफ्राम मूव्स अप एंड दिस इज व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन, राइट। अगेन दिस इज मैकेनिज्म जो बताया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। सो इट्स ऑल अबाउट, जो अभी तक हमने पढ़ा, इट वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट है, बिकॉज रेस्पिरेशन प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट लेवल पे रेस्पिरेशन होती है। लीव्स अपनी रेस्पिरेशन खुद करेंगे, रूट्स अपनी रेस्पिरेशन खुद करते हैं, स्टेम अपनी रेस्पिरेशन खुद करती है। ठीक है, leaves, stems and roots of plants separately exchange gases। लीव्स किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा, हम पढ़ चुके हैं, राइट। और बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट स्टोमेटा, लीव्स। ये डायग्राम मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताई थी, बट यहाँ काफी क्लियर है, तो आप वहां के लिए यहाँ से ये वाली डायग्राम को भी रेफर कर सकते हो। सो दिस इज द क्लोज स्टोमेटा, दिस इज द ओपन स्टोमेटा।
These are guard cells. Right? This is stomatal pore. सो लीव में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. गैसियस एक्सचेंज यहाँ होगा, ये O2 बाहर छोड़ेगा और CO2 को अंदर ले आएगा. राइट? सो लाइकवाइज रेस्पिरेशन में ये O2 को अंदर ही रखेगा जितनी इसको चाहिए और CO2 को उतना अंदर कम लेगा. राइट? तो लीव्स का काम स्टोमेटा कर देंगे. इट्स वेल अंडरस्टूड. बट इफ वी टॉक अबाउट रूट्स, तो रूट्स तो होती हैं अंडरग्राउंड, उनके लिए एयर के साथ एक्सचेंज करना इतना इजी नहीं होता. सो व्हाट हैपेंड, देयर आर स्मॉल स्मॉल गैप्स इन बिटवीन द सॉइल ग्रैन्युल्स. लूज सॉइल होती है, बीच में जगह होती है, तो यहां से एयर जो है अंदर जाती है और रूट्स तक पहुंच जाती है. कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? ठीक है. तो क्या होगा, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं जितने भी प्लांट के, वो ये जो एयर गैप्स हैं, एयर स्पेसिस हैं, यहां से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं आपकी एयर को, ऑक्सीजन को. ठीक है. और यहीं से वो अपना CO2 को भी बाहर छोड़ेंगे. और इन फ्यूचर जब ट्रांसपोर्टेशन में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें भी क्या करते हैं, यहीं से वो अपना सॉल्ट्स और मिनरल्स को, अपनी न्यूट्रिशन को यहीं से ट्रांसपोर्ट करेंगे बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में. ठीक है. तो रूट्स का आपको क्या याद रखना है, एक वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज एयर गैप्स. दैट्स ऑल. यही आपको याद रखना है, एयर गैप्स. लीव्स में क्या याद रखना है, स्टोमेटा. और अगर हम बात करें अब रेस्पिरेशन इन स्टेम्स की, तो स्टेम्स में क्या होगा, एक वर्ड आपको याद रखना है, दैट आर लेंटिकल्स. लेंटिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है. और वो डिफ्यूज हो जाते हैं. लाइक इसका जो सरफेस होगा पूरा का पूरा, ठीक है, इस पे क्या होगा, स्टोमेटल पोर्स दिखेंगे आपको, लगेगा स्टोमेटा है. ठीक है. ठीक है. सो द एयर इन केस ऑफ स्टेम डिफ्यूजेस इनटू द स्टोमेटा एंड मूव थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल टू रेस्पायर. इस स्टेज पे क्या होता है, जो आपकी CO2 होती है वो भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाती है. बस इधर हम स्टोमेटा को क्या कहते हैं, अगर जब तक तो ये टिंडर प्लांट है, मतलब जब तक ये ग्रीन कलर का है प्लांट, यंग है, ये स्टेम जब तक यंग है तो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा. बट व्हेन इट इज वुडी और बार्की तो ये किसके थ्रू होता है, लेंटिकल्स के थ्रू. ठीक है. अब आपको 3 टर्म्स इसमें याद रखनी है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में. सबसे पहले, in case of leaf, respiration takes place through stomata, right? In case of roots, it takes place through air gaps. And in case of stem, 2 conditions आएंगी. First condition, if the stem is young and tender, then it will take place through stomata. Likewise in leaves. But if it's mature or woody or barky, then it always takes place through lenticles. You got it? So that's all about respiration. So we'll meet you soon with the next very lecture. Thank you so much.